एवरीवन दोस्तों, आज है जून 27 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज आप थोड़ा देख सकते हो, लिस्ट थोड़ी सी लंबी है जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स ऐसे करेंगे जो थोड़े से रिवाइज्ड टाइप का आपको लगेंगे, आपका रिवीजन हो सकता है। कुछ टॉपिक हम लोग थोड़ा सा नए करने वाले हैं। जैसे इमरजेंसी वाला टॉपिक हम लोग आज करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे जिसमें हम लोग थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे कि इमरजेंसी एक्चुअली कैसे लगाई गई थी, क्योंकि 25 जून 1975 को वो इमरजेंसी का दिन होता है। उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट में भी कुछ डिबेट्स यहाँ वहाँ पे हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो कि लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके अलावा पोटेशियम साइनाइड एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग साइंस वाले सेक्शन से करेंगे, क्योंकि कई बार यूपीएससी में, स्पेशली प्रीलिम्स में, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूज में रहते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो उनका एप्लीकेशन पार्ट या उनका कुछ ना कुछ यूसेज आ जाता है। उसके अलावा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो श्रीनगर को मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक नया टॉपिक हो सकता है आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 1 में या फिर प्रीलिम्स में आराम से यहाँ से आ सकता है। रूफ टॉप पैनल स्कीम हम लोग पहले बेसिकली कर चुके हैं एक बार, जिसमें गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हम लोगों को टारगेट अचीव करना है, उसके अंडर में जो छतों के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, उसकी एनालिसिस थोड़ी सी हम लोग करेंगे। कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, स्कीम क्या है, बेसिकली वो कैसे शुरू हुई थी, टारगेट्स क्या हैं, थोड़ा ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है ज्यादा, लेकिन कई बार मेंस में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह देने के डेफिनेटली काम आ सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर से एक टॉपिक हमारा छोटा सा आता है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जो कि कॉफी से हम लोग पढ़ेंगे। और ये सिर्फ कॉफी कॉफी एज अ क्रॉप हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जबकि एक इंटरनेशनल रिलेशन के परस्पेक्टिव से भी यूरोप और इंडिया के बीच की जो रिलेशन है वहां पे भी हम लोग देखेंगे यूजिंग कॉफी। उसके अलावा जियो हेरिटेज एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इससे पहले हम लोग ने इस टॉपिक के बारे में नहीं किया है। तो जियो हेरिटेज क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया एक बहुत ही पुराना लैंड मास है, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, वहां पे इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या क्या डेंजर्स यहाँ पे। अच्छा टॉपिक है मेंस के लिए, बहुत शानदार टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को आंसर राइटिंग सीखनी है, मान लो, ठीक है, मान लो किसी ने प्रीलिम्स नहीं भी दिया लेकिन उसने ठीक ठाक पढ़ाई किया है, आंसर राइटिंग सीखना है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपने प्रीलिम्स दिया है 2024 के लिए, आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, आपके 85 प्लस 90 के अराउंड बन रहे हैं, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो मेंस में 600 प्लस स्कोर करने के लिए। क्योंकि आपके दिमाग में नॉलेज कितनी है डजेंट मैटर, लेकिन आप पेपर के ऊपर उस नॉलेज को नहीं लिख पा रहे हो, है ना, टाइम लिमिट के परस्पेक्टिव से, वर्ड लिमिट के परस्पेक्टिव से उसको अच्छे स्किल के साथ आप डेवलप नहीं कर रहे हो, तो फिर वो मेहनत वेस्ट चली जाती है। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, या विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट को भी। चलिए अब सीधा पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं और एक बार थोड़ा फ्रंट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। लोकसभा इरप्ट्स एज बिरला रीड्स रेजोल्यूशन ऑन इमरजेंसी। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, और इसी दिनों के आसपास 25-26 जून के आसपास जो हमारी पार्लियामेंट बैठी है फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमारे जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, उनको दोबारा से मतलब एक कंटिन्यूटी दिखाने के लिए उनको दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। सो हालांकि कांग्रेस पार्टी ने या दूसरी जो पार्टीज हैं उन्होंने अपना एक स्पीकर को यहाँ पे कैंडिडेट के लिए, कंटेस्ट के लिए किया था, जो टॉपिक हम लोगों ने कल बात किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ओम बिरला जी को आराम से वॉइस वोट के द्वारा इलेक्ट कर लिया गया है। देखिए, वॉइस वोट भी एक तरीका होता है पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करवाने का। एक दूसरा तरीका होता है बैलेट के थ्रू करवा सकते हो, जिसमें जो चिट होती है, स्लिप होती है, वो डलवाई जाती है, बाद में उसको काउंट किया जाता है। वॉइस वाला तो सिंपल ही होता है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं भाई कितने लोग हैं जो इमरजेंसी को अच्छा मानते हैं, आप अपने हाँ बोलिए तो आप बोलोगे हाँ सर। कितने लोग हैं जो इमरजेंसी को खराब मानते हैं, आप नो बोलिए तो नो बोलोगे। तो ये वॉइस वोइल होता है बेसिकली ना, दे जस्ट सिंपली से यस एंड नो, तो इसे वॉइस वोट बोलते हैं, उसके थ्रू ये सब हुआ। लेकिन असली हंगामा उसके बाद शुरू हुआ जब ओम बिरला जी ने जो है इमरजेंसी की बात वहां पे करना शुरू किया, और कई सारी स्टेटमेंट्स दी गई कि इमरजेंसी जो है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए वो एक, इट वाज अ ब्लैक चैप्टर बेसिकली, ठीक है। डेमोक्रेसी जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर अटैक किए गए थे। तो जब डेमोक्रेसी जब सॉरी इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो एक बात उन्होंने भी कही, उनके जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने भी कही, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने भी कही। एक बात यहाँ पे चला करती थी जिसे कहते थे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड जुडिशरी, ठीक है। देखिए, हमारे देश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का
ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशरी अपना काम करे। दोनों एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं मोस्टली केसेस में, और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं किसी तरीके से। जुडिशरी का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो कमिटेड होनी चाहिए, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए काम करें, जो गवर्नमेंट चाहे वही करें, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे भाड़ में, रूल ऑफ लॉ डजेंट मैटर, जो सरकार करने के लिए बोले उसको आंख बंद करके करे। तो कमिटेड होने चाहिए, और जुडिशरी भी कमिटेड होनी चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भी गवर्नमेंट के लिए काम करें, और जो जुडिशरी है वो भी गवर्नमेंट के लिए काम करे। तो ये सिंपली जो सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस, उसको टारगेट किया जा रहा था कि भाई सरकार कुछ भी करे, कोई भी उसको जो है लिमिट नहीं कर सकता, कोई भी उसको अपोज नहीं कर सकता, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे कोई भी। ये उस समय चला करता था, और उसके बाद भी वहां पे एक्चुअली बहुत सारी चीजें हुई। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, वो एक अलग अलग चीज है। तो उस डिबेट में ज्यादा ना जाने की बजाय हल्का सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो उस समय क्या क्या इवेंट्स हुए थे कि इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है? आंसर इज यस। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो आर्टिकल 352 है, वो बेसिकली इमरजेंसी के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जैसे अभी 2024 की बात करें कि अभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए देश में जिसे इमरजेंसी लगाई जा सके। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं? एक तो होता है, देखिए, सिंपली वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, किसी कंट्री के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, वॉर हो रहा है, उस केस में आप इसको कर सकते हो। आर्म्ड रिबेलियन, देश के अंदर ही अगर लोग हथियार उठा लें सरकार के खिलाफ, तो इस केस में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये प्रोविजन अभी ऐड किए गए हैं, अभी मतलब 1978 में। उससे पहले एक और प्रोविजन हुआ करता था, उसको कहते थे इंटरनल डिस्टरबेंस। पहले आर्म्ड रिबेलियन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वॉर था, एक्सटर्नल अग्रेशन था, और इसकी जगह पे था इंटरनल डिस्टरबेंस। अब इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकती है। 2012 में अन्ना हजारे जी का जो संघर्ष था, वो भी एक इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकती है। लोग सड़कों पे आगे स्ट्राइक करते हैं, वो भी एक इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकती है। अब जैसे राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, न्याय यात्रा, वो भी एक इंटरनल डिस्टरबेंस सरकार बोल सकती है थी। लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट करके, कि भाई इंटरनल डिस्टरबेंस तो बहुत बड़ा एक डेफिनेशन हो जाएगी ना, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन बाय द गवर्नमेंट। तो इसको रिप्लेस किया गया आर्म्ड रिबेलियन से। सो उस समय ये हो रहा था देश में, सिचुएशन जो चल रही थी 1975 में, कि सबसे पहले चीज ना गुजरात से शुरू हुई। गुजरात में जो वहाँ के चिमन भाई पटेल जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। उनका पूरा सिस्टम खराब हुआ पड़ा था बेसिकली। तो उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट गुजरात में चल रहे थे। तो वो मोरारजी देसाई जी उसको लीड कर रहे थे। उसी समय बिहार के अंदर भी जो जेपी जी हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण जी इनको बोलते हैं, जेपी नारायण, वो नेहरू जी के बड़े अच्छे फ्रेंड रहे, उनके साथ उनके को कलीग भी रहे। तो उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है वो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू किए। उन्होंने इसको टोटल रिबेलियन, संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। तो एक तरफ गुजरात, एक तरफ बिहार, दोनों जगह पे प्रोटेस्ट भयंकर चल रहे थे। और उन्हीं दिनों कुछ और भी चीजें हो रही थी, जैसे 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड में। राइट, तो तेल के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, लोग पेट्रोल डीजल नहीं ले पा रहे थे। उसके अलावा 1971 में जो बांग्लादेश का साथ वॉर हुआ हमारा, तो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंडिया गया, मिलियंस ऑफ पीपल दे केम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट, टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल फ्रॉम द बांग्लादेश। तो उसकी वजह से देश में इश्यूज चल ही रहे थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि इतना देश में एकदम प्रोटेस्ट होने लगे चारों तरफ। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है उस समय ये इमरजेंसी डिक्लेयर की। दैट वाज वन रीजन। एक रीजन और भी आता है। 1971 के इलेक्शन में, जब इलेक्शन लड़े गए इंदिरा गांधी जी के द्वारा इलाहाबाद से, और वो केस चल रहा था बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 1975 में उन्हीं दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि मैडम आपने यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस की थी, आपने जो इलेक्शन जो है वो धोखाधड़ी से जीता था। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, तो उनके जो इलेक्शन, तो शी वॉज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनी मोर, और उनके ऊपर 6 साल के लिए बैन लगा दिया गया। ये भी चल रहा था, हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा मामला ठीक कर दिया था, बट फिर भी तो ये सब चीजें देश में हो रही थी, सड़कों पे लोग आ रहे थे एंड ऑल दैट। तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय इंटरनल डिस्टरबेंस, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर आती है, इसका यूज करके प्रपोजल भेज दिया प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए आपको कैबिनेट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहां पे कैबिनेट अप्रूवल भी नहीं लिया गया था। तो ये एक इशू यहाँ पे बहुत बड़ा आता है। तो ये दैट वाज द सिचुएशन कि जिसके अंदर जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यस, आर्टिकल 372 इमरजेंसी की बात करता है, और उसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो क्या है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड द आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है। जो एक्सटर्नल इमरजेंसी जो होती है वो बेसिकली उसको नेशनल इमरजेंसी भी आप बोलते हो, जो कि वॉर वगैरह की वजह से होती है। ठीक है। और जो आर्म्ड रिबेलियन की वजह से होती है उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत या पॉलिटी पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या प्रोविजन हमारे यहाँ पे रहता है। तो इमरजेंसी कितने समय के लिए लगाई जा सकती है, कौन इसको अप्रूव करता है? ठीक है। तो देखिए, एक बार जब इमरजेंसी लगा दी जाती है तो इमरजेंसी लगाने से पहले पार्लियामेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, लेकिन इमरजेंसी लगाने के विद इन 1 मंथ आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है। पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको लेना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी कि टोटल मेंबर्स जितने हाउस के होते हैं और 2/3 मेंबर जो कि प्रेजेंट होते हैं, वो अप्रूवल लेने के बाद आप इमरजेंसी को चला सकते हो। एक बार इमरजेंसी को 6 महीने तक चला सकते हो, और उसके बाद 6 6 महीना करके उसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो 21 मंथ्स के लिए चलाई गई थी। तो उन 21 मंथ्स के दौरान बहुत सारी चीजें हुई, जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, जो कि न्यूज़पेपर्स थे, न्यूज़ चैनल्स थे, ठीक है, उनको बहुत को बैन कर दिया गया, या रूल बना दिया गया कि कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में सरकार के बिना परमिशन के जाएगा नहीं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल्स बना दिए गए थे। इवन सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिस होती थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, मतलब सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस भी वो कैंसिल आउट कर दी गई थी, और भी बहुत सारी चीजें हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया। इतने सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया कि इसे हम लोग एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक बड़ी आयरनी है कि आज के टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं कि सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी, बट हमारे संविधान के अंदर खुद प्रोविजन दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, जिसे हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती भी रहती है। अब तक देश में सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट है वो 1976 के दौरान हुई, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। लेकिन इमरजेंसी एक बार में लगा दिया अगर आपने, तो इसको क्या हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। सरकार अगर बोले प्रेसिडेंट साहब को, तो आराम से सिग्नेचर करके उसको हटा सकते हैं। या फिर जो स्पेशल सिटिंग बुलाई जा सकती है लोकसभा की, और इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। इसमें रोल राज्यसभा का कुछ खास रोल होता नहीं है। तो लोकसभा और स्टेट असेंबली के टेन्योर पे क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली बात आपको मैं बता चुका हूँ। टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, तो लोकसभा की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। एक बार में आप उसको 1 साल के लिए आराम से बढ़ा सकते हो। ठीक है। लेकिन हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी हैज बीन सीज टू ऑपरेट। एक बार जब इमरजेंसी आपने हटा दी तो उसके 6 महीने के से ज्यादा वो एक्सटेंड आप नहीं कर सकते। तो इलेक्शन बेसिकली आपको करवाने पड़ेंगे। तो दैट इज द होल प्रोविजन। ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका जो टेन्योर है वो भी 5 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। मतलब 1 साल तक बढ़ाया जा सकता हो, हर बार उसको 1 1 साल तक। और एक बार अगर इमरजेंसी हट जाती है तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, फिर वो आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यस, जो आर्टिकल 19 है हमारा, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी। उसके अलावा दो आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, जिसे आप नहीं हटा सकते इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको रूल को ऐड किया गया था। तो 42 अमेंडमेंट, जो 42nd अमेंडमेंट था 1976, उसके बाद आया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो
काफी सारी जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स थी जो 42 के अंदर की गई थी, वो यहाँ पे एक्चुअली उसके बाद में जो जनता गवर्नमेंट आई थी उन्होंने इसको चेंज कर दिया था। तो बेसिकली देर आर, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन ऐड कर दिए कि फ्यूचर में इमरजेंसी ना लगाई जा सके, और इसीलिए तब से लेके अभी तक इमरजेंसी इंडिया में दोबारा नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अबाउट द क्वेश्चन कॉर्नर। दिस वाज फ्रॉम द साइंस सेक्शन, जहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोटेशियम साइनाइड एंड इट्स पॉइजनिंग। पोटेशियम साइनाइड को माना जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। तो ऐसा एक स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, उन्होंने इसको टेस्ट करने की कोशिश की और उनकी डेथ हो गई। अब ये इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट एनीवेज, तो ये स्टोरी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे। बट यस, पोटेशियम साइनाइड एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो थोड़ा सा इस आर्टिकल के अंदर बताया गया था। बेसिकली यहाँ पे सारा खेल ऑक्सीजन का है। ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन होगी तभी वो काम करेंगे भैया। ठीक है, ऑक्सीजन वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अलावा हमारे पास जो साइटोक्रोम होता है, क्योंकि देखिए सेल्स सिर्फ ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, सेल्स रिस्पायर भी करते हैं, वो CO2 छोड़ते भी हैं। वो काम किया जाता है साइटोक्रोम के द्वारा। हमारा मेजर रोल है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, सेल्स तक लेके जाता है। ठीक है, सेल्स अपना काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, उसके बाद रिस्पायर करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर होता है बेसिकली। नाउ, अब खेल, ये सब रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, बेसिकली उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पोटेशियम साइनाइड है, ये क्या करता है? पोटेशियम साइनाइड बेसिकली दो चीजों में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक आप कह सकते हैं पोटेशियम आयन, और एक होता है आपका साइनाइड आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन। अब ये क्या होता है? पोटेशियम जो आयन है वो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी को खत्म कर देता है ऑक्सीजन कैरी करने की। और जो साइनाइड आयन है, ये हमारे जो बॉडी में आयन होता है। ठीक है, आयन, जो हमारे पास आयरन होता है बेसिकली, क्योंकि आपको कभी आपने सुना होगा ना कि पालक खाया करो, उसके अंदर खून होता है, उसे खून, उससे उसमें आयरन होता है, उससे खून बनता है। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन को कैरी करता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके वो सेल्स तक पहुंचता है। तो साइनाइड आयन क्या करता है? वो सारे के सारे आयरन को कैप्चर कर लेता है, और हीमोग्लोबिन के लिए आयरन छोड़ता ही नहीं। तो क्योंकि जब हीमोग्लोबिन को आयरन मिलेगा ही नहीं, तो वो ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर पाएगा हमारे सेल्स तक। और जब सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो भैया लोग इमीडिएट डेथ हो जाती है। दैट इज द होल मैकेनिज्म, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब पोटेशियम साइनाइड क्या है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज KCN। ठीक है, इट इज करेक्टराइज एज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो किसी को पानी में देके राम नाम सत्या करना है तो उसके लिए भी लोग इसका यूज कर सकते हैं कई बार। ठीक है, बट इसके कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होते हैं, जहां से UPSC सबसे ज्यादा सवाल पूछता है एप्लीकेशन वाले पार्ट से। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, गोल्ड माइनिंग वगैरह में इसका ठीक ठाक यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल यूज भी है साइनाइड का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग विल प्रमोट ग्लोबल लिंक्स। ठीक है, तो एक तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड क्राफ्ट, ये जो सिटी टैग एक्चुअली होता क्या है, तो ये कौन देता है? इट इज गिवन बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जो कि बहुत साल पहले 1964 में जो है इसको फाउंड किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन को, बाय फ्यू पीपल लाइक एलिन, मिस मार्गरेट एंड श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने इसको किया था। इनका बेसिकली पर्पस ये था कि जो क्राफ्ट्समैनशिप होती है, जो दुनिया भर में अच्छी क्राफ्ट बनाते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना है, उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज करना है, वर्कशॉप्स करनी है, कॉन्फ्रेंसेस करनी है, और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना है, ताकि दुनिया की जो क्राफ्ट है, जो आर्ट है, जो स्किल्स हैं, बेसिकली वो एनहेंस हो सकें। ठीक है, तो ये कुवैत में बेस्ड है बेसिकली, कुवैत में बेस्ड है। ठीक है, और ये नो NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूनेस्को से एफिलिएट भी इसको बाद में कर दिया गया था। तो इसके साथ यूनेस्को का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो इंडिया की फोर्थ सिटी बन चुका है श्रीनगर, जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है, फोर्थ सिटी। इससे पहले भी हमारे पास जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर,
इनको टैग मिल चुका है, एंड श्रीनगर इज द फोर्थ वन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, इससे ज्यादा करने की कोई रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल। देखिए इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे खूब सरप्लस सनलाइट रहता है। तो अगर आप अपने छत के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर अगर आप सोलर पैनल लगाते हो, तो आप ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, साफ सुथरी होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। और जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और हमारे जो इंडिया का पंचामृत है उसकी बात करते हैं, या हमारे जो ग्रीन टारगेट्स है उसकी बात करते हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि भैया इंडिया को 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूस करनी है। दैट इज आवर टारगेट। अब इसके लिए जो भी होगा हम लोग वो करेंगे। मेजर फोकस हमारा रहता है सोलर के ऊपर और विंड के ऊपर। ठीक है, विंड की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि विंड आपको ज्यादातर कोस्टल एरियाज में बेटर देखने को मिलती है। लेकिन सोलर का पोटेंशियल पूरे इंडिया में है, लगभग लगभग पूरे इंडिया में ही है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, सनलाइट खूब सारी आती है। तो इसलिए पिछले कुछ सालों में सरकार का फोकस सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा रहा है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप जो है रूफ टॉप सोलर पैनल्स की बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाना ही सफिशिएंट नहीं है। घरों पे अगर लोग अपने छत के ऊपर सोलर रूफ टॉप लगाएंगे पैनल्स, उस उससे भी हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। एक तो आपका देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, राइट। और सोलर पैनल लगाना देखो इनिशियली थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। लेकिन एक बार जब आप इसको इंस्टॉल कर देते हो तो सालों साल तक आप एकदम फ्री बिजली चला सकते हो, टेंशन खत्म है बिल्कुल ही। हल्का फुल्का अपडेट इधर उधर करना पड़ता है, बाकी एकदम टेंशन फ्री है। तो हम लोग यहाँ पे टारगेट की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया में रूफ सोलर पोटेंशियल कितना है, क्या हम उसमें कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल बेसिकली उसी बारे में है। तो हमारा जो रूफ टॉप सोलर जो कैपेसिटी है वो बेसिकली 2023 में थोड़ा इंक्रीज हुई है बाय 2.99 गीगावाट, ऑलमोस्ट 3 गीगावाट हम लोगों ने उसमें ऐड किया है। ठीक है, ये इनका बेसिकली यहाँ पे कहना था। और लास्ट ईयर कंपैरिजन में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा गेन किया है। तो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है क्या वो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है। 2010 में इसको चलाया गया था अंडर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जिसमें टारगेट किया गया था कि भैया हम लोग 2022 तक 20 गीगावाट 20 गीगावाट सोलर पैनल से अचीव करेंगे। अब जब नई सरकार आ गई 2015 के अंदर, इन्होंने कहा कि नहीं 20 गीगावाट तो बहुत ही कम है, हमने इसको अपग्रेड करेंगे। तो इसको जब अपग्रेड किया गया तो हम लोगों ने अपने लिए नया टारगेट सेट किया, एंड टारगेट वाज 100 गीगावाट बाय 2022। एकदम एम्बिशियस टारगेट। हालांकि उस समय बहुत सारे लोगों ने इस टारगेट के ऊपर डाउट रेज किया था, लेकिन तो हमने कहा कि हम लोग जो एनर्जी का टारगेट है वो 100 गीगावाट तक लेके जाएंगे, जिसमें से 40 गीगावाट हम लोग रूफ टॉप से अचीव करेंगे। लेकिन बीच में कोविड भी आ गया, बहुत सारी चीजें हुई, और वैसे भी बहुत एम्बिशियस टारगेट था, बट अनफॉर्चुनेटली इसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए। और हमारी जो कैपेसिटी है 2022 तक, दैट इज ओनली 7.5 गीगावाट। तो अचीव करना था 40 और अचीव किया ओनली 7.5। इसलिए सरकार ने अपनी जो डेडलाइन है जो 40 गीगावाट की, उसको चेंज कर दिया है 2026। तो सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। तो क्या 2 साल में हम लोग 40 गीगावाट अचीव कर पाएंगे? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उतना फंडिंग हमारे पास नहीं है, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी बनता है ये। इंडिया का जो टोटल पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स के द्वारा जो बताया गया है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 796 गीगावाट। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दुनिया में। सबसे बड़ा पोटेंशियल मान के चले इंडिया के अंदर ही है। तो जो 500 गीगावाट का हमारा टोटल टारगेट है उसमें रूफटॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट जैसे कि हमारे यहाँ पे अक्सर होता है, जो स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो तो आपको हमेशा नजर आएंगे। कुछ स्टेट्स हमेशा बेटर परफॉर्म करते हैं, कुछ थोड़ा खराब ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन तीनों ने रूफटॉप में अच्छा खासा अपने टारगेट को अचीव किया है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, वहां पे टारगेट अभी काफी अचीव नहीं हुआ है और बहुत पीछे बेसिकली वो रह गया है। लेकिन अब रिसेंटली भी हम लोगों ने, सरकार ने बेसिकली एक योजना चलाई थी, जिसमें जो है मुफ्त बिजली योजना चलाई गई थी। इसके अंदर भी जो है रूफ टॉप
पैनल्स की हम लोग बात करते हैं, जिसमें लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। जनवरी 2022 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इसमें 10 मिलियन घरों के ऊपर, 1 करोड़ घरों के छत के ऊपर रूफटॉप पैनल्स लगाए जाने हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंडर में। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सोलर रूफटॉप थिंग। आई होप जो नॉलेज आपको पहले से होगी उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन इस आर्टिकल के थ्रू हुआ होगा। और अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो आपके साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हो प्लेटफॉर्म पे तो इसको सब्सक्राइब करें। हालांकि 1 जून से, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, हम 1 जुलाई से हम लोग थोड़ा सा अपने डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। हम इसको ज्यादा स्पेसिफिक बनाएंगे, ज्यादा टारगेटेड बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक हैं, 5 या 6 टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करेंगे दिन में अलग अलग न्यूज़पेपर से, जो हमें लगता है कि पोटेंशियल है एग्जाम के लिए, उसकी एक वीडियो आया करेगी अलग से। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड जो टॉपिक रहेंगे, ठीक है, उनकी इन डेप्थ एनालिसिस, मतलब बहुत ब्रॉड उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, प्रेजेंट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हफ्ते में 3-4 वीडियोस आया करेंगी। तो जो बच्चे सिर्फ मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल्स करना चाहते हैं वो वहां से करें, बहुत अच्छा खासा कंटेंट आपको वहां पे दिया जाएगा। और जो प्रीलिम्स, जिनको थोड़ा जल्दी जल्दी फोकस करना है, तो वो जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है चीजें देख सकते हो। तो ये हम लोग 1 जुलाई से बेसिकली चेंज करने वाले हैं। एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कॉफी एक्सपोर्ट्स राइज एज यूरोपियन ब्रेसिस फॉर द ईयूडीआर। ईयूडीआर क्या है? दिस इज यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन। तो कुछ समय पहले बेसिकली यूरोपियन यूनियन एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एक लॉ लेके आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, जिन कंट्री से यूरोप में सामान जाता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, अलग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो कुछ भी यूरोप में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जैसे कैटल, कोको, कॉफी, ऑयल पाम, रबड़, सोया एंड वुड, ऐसा कोई भी सामान, कोई भी कमोडिटी जिसको मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में डिफोरेस्टेशन हो रहा हो, उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, मतलब उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगाएंगे। और ये जो डेडलाइन है, दैट इज December 30 ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ। यानी कि 30 दिसंबर के बाद वो हर सामान महंगा हो जाएगा यूरोप के अंदर जो कि इंडिया से जाता है, और जिसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफोरेस्टेशन होता है। यूरोप वालों का कहना है भाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, उनका ये कहना है। तो इंडिया से बहुत सारा कॉफी जाता है, और कॉफी में तो डिफोरेस्टेशन होता ही है, तो कॉफी महंगी हो जाएगी एक्चुअली December 30 के बाद यूरोप में। तो वो यूरोप वाले बड़े चालाक हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी इंडिया से इतना कॉफी परचेज कर रहे हैं कि वो अपने लिए इन्वेंट्री बना रहे हैं। उन्होंने अपने वेयर हाउसेस, स्टोरेज हाउसेस को भर लिया है, क्योंकि बाद में तो कॉफी महंगा हो जाएगा, है ना। तो वो चालाकी कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन अपने को तो बेनिफिट ही है इस चीज का। तो इंडिया से जो कॉफी एक्सपोर्ट है यूरोप की तरफ, वो काफी इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ महीनों में, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ इन्वेंट्री। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ब्राजील, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये 5 जो है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, ठीक है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर्स हम लोग आते हैं। तो इट्स बेटर। हाँ, हालांकि इस December 30 के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जब इंडियन कॉफी महंगी हो जाएगी तो शायद इतना डिमांड इंडियन कॉफी की नहीं रहेगी। ठीक है, 60% जो इंडियन कॉफी है बेसिकली यूरोप और इटली में ही जाती है, जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है, वही लोग बाय बाय करते हैं। तो बेसिकली दैट वाज द होल यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन। ये टॉपिक हम लोगों ने अलग से किया हुआ है, लास्ट मंथ किया था, लेकिन आज इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ कॉफी के ऊपर बात करेंगे। तो एक जो बायलेटरल रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, वो भी इससे काफी डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। वही एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी हमें डॉलर मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो इस तरह की जो चीजें यूरोप कर रहा है, वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ठीक है, और वो क्लाइमेट चेंज के थ्रू इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है इन अ वे। तो दैट इज बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली इन अ लॉन्ग रन, एंड दैट मे इम्पैक्ट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन अ नेगेटिव सेंस ऑल्सो। थोड़ा सा अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी की बेसिकली 2 बड़ी स्पीसीज हैं जो कि ग्रो की जाती है इंडिया में। वन इज कॉफी रोबस्टा और वन इज कॉफी अरेबिका।
हाई क्वालिटी है, इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। कॉफी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल भी आपको ठीक ठाक चाहिए होता है, 150 to 250 सेंटीमीटर। एक वेल ग्रेन्ड सोइल, लोमी सोइल चाहिए होती है। लोमी सोइल वो होती है जिसके अंदर सैंड, क्ले, सिल्ट का एक डिसेंट मिक्सचर होता है। तो ये एक, और बहुत हार्श सनलाइट के अंदर कॉफी नहीं होता है, तो थोड़ा इनको शेड चाहिए होती है। ठीक है, तो माउंटेन के अपोजिट साइड में होती है, जिस साइड में सन होता है उससे अपोजिट साइड में यूजुअली कॉफी ग्रो की जाती है। और हिल टॉप्स पे, जहाँ पे 600 से लेके 1600 मीटर के आसपास हाइट होती है, वहां पे इसको ग्रो किया जाता है। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, ये कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। 70% कॉफी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। तो जो कैफे कॉफी डे है बेसिकली, वो कर्नाटका में ही बेस्ड है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। रीड द रॉक्स टू इम्प्रूव इंडियाज जियोलॉजिकल लिटरेसी। ठीक है, इंडिया इज अ वेरी ओल्ड लैंड मास, है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो भाई जब आप बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो, तो आपके रॉक्स के अंदर पूरा हिस्ट्री का एविडेंस मिलता है ना। पत्थरों में एविडेंस होते हैं, हिस्टोरिकल फॉसिल्स होते हैं उनमें बहुत सारे, जिनको स्टडी करके आपको ये पता चल सकता है कि पास्ट में क्लाइमेट कैसा था, पास्ट में लाइफ कैसी थी, वेजिटेशन कैसी थी, सब कुछ आपको पता चलता है। तो इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, बिल्कुल। तो उसी सेंस में ये आर्टिकल यहाँ पे बेसिकली दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स जियोग्राफी, राइट। यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट पीक हिमालय से लेके आपको यहाँ पे डीप कोस्टल प्लेन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन से लेके, जो कि हिमालय है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन जो कि हमारा अरावली है, आपके जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं जैसे विंध्या है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है, ये सब आपको मिलते हैं। और साउथ इंडिया जो है, इट्स अ ह्यूज ब्लॉक, जो कि इट्स अ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। बहुत साल पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ पेंजिया एंड द गोंडवाना लैंड। तो इसके अंदर बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री है। तो इंडिया इज लाइक अ नेचुरल लेबोरेटरी फॉर द होल वर्ल्ड। बट समस्या ये है कि इंडिया में इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक हम लोगों ने अपना प्रॉपर जियो कंजर्वेशन नहीं किया है। तो ये जो जियो हेरिटेज होता क्या है बेसिकली, जियो हेरिटेज, एक तो ये हमारे पास कल्चरल हेरिटेज होता है ना। कोई आपने किसी कोई मोन्यूमेंट बनाया तो वो हमारा कल्चर हेरिटेज हो गया, जैसे ताजमहल है, वो सब। एक होता है जियो हेरिटेज। तो ऐसा कोई लैंड मास जो कि बहुत पुराना होता है, जिसके अंदर हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं, जैसे डायनासोर्स वगैरह के हो गए, तो उसे आप जियो हेरिटेज डिक्लेयर कर सकते हो। और इंडिया में से अभी हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उतना ज्यादा इसको हम लोग रिकॉग्नाइज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे हैं। एक तो इंडिया में स्टोन माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। स्टोन माइनिंग, इंडिया का जो 10% एरिया है वो तो स्टोन माइनिंग के अंदर में ही आता है। तो स्टोन माइनिंग तो पत्थर को तोड़ के ही की जाती है, रॉक्स को तोड़ के ही की जाती है। तो इससे काफी ज्यादा हमारा जो जियो हेरिटेज है वो डैमेज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग मार्स पे पहुंच गए, लेकिन हमारे घर के पीछे जो रॉक्स हैं, जो हिस्ट्री पड़ी हुई है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिए, जैसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक धाला मीटेओराइट इम्पैक्ट है। मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक मीटियोर अर्थ के ऊपर आया था, वो यहाँ पे कोलाइड किया था। ठीक है, और उसने एक गड्ढा, डिप्रेशन, क्रेटर यहाँ पे बनाया है। लेकिन कितने ही लोग इसके बारे में जानते हैं? ऑलमोस्ट नो वन। लोनार जो क्रेटर है महाराष्ट्र में, इट इज मोर देन 500,000 ईयर्स ओल्ड। कितने लोग इसको जानते हैं? ऑलमोस्ट नो वन। ठीक है, तो ऐसी चीजें इंडिया में भरी हुई हैं, जहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट उसको हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर जब यूनेस्को ने इस चीज को रियलाइज किया 1990s के दौरान में, तो उन्होंने फिर एक 1991 में फर्स्ट इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन द कंजर्वेशन ऑफ आवर जियोलॉजिकल हेरिटेज एस्टेब्लिश किया। तो जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई, इंसान, मैन एंड अर्थ, दे बोथ हैव अ कॉमन हेरिटेज। ठीक है, ऑफ विच वी एंड आवर गवर्नमेंट्स आर बट द कस्टोडियंस। तो हमें उनको डिस्ट्रॉय करने का कोई अधिकार नहीं है, हम सिर्फ उनके कस्टोडियंस हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि इस तरह की जो जियो हेरिटेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, आम आदमी को उसके लिए एजुकेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। कनाडा, चाइना, स्पेन, यूएस, यूके के अंदर ऐसे जियो पार्क्स भरे पड़े हैं।
वहां पे इस तरह की लैंड को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, लोग देखने जाते हैं, अवेयर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व में जाते हैं हम लोग, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं, वहां पे लोग जियो हेरिटेज पार्क्स में जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कम है। यूनेस्को ने भी जियो पार्क के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह इश्यूज की थी। देर आर 169 ग्लोबल जियो पार्क्स अक्रॉस 44 कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, थाईलैंड, वियतनाम, इवन म्यांमार ऑल्सो। तो इंडिया के अंदर भी तो ऐसे कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो वी हैव जियो हेरिटेज कंजर्वेशन इंडिया। उसका क्या स्टेटस है इंडिया में? बेसिकली इंडिया में स्टेटस ये है कि भैया हमारे पास कोई कानून है ही नहीं। 20 मतलब इससे पहले भी हम लोगों ने 2022 2009 के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल कमीशन फॉर हेरिटेज साइट्स बिल, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। फिर 2022 के अंदर एक बिल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड द जियो रेलिक्स, लेकिन अभी तक इसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हुआ है। तो कोई कानून तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं। एक हमारे पास ले दे के बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, ठीक है, इसके अंडर में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने इंडिया में 34 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। इंडिया जैसी इतनी लार्ज कंट्री में सिर्फ 34 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, इट इज लाइक नथिंग। छोटी छोटी कंट्री स्पेन है जिसके अंदर 100+ से ज्यादा जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो इतना प्रोटेक्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री को, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। केरला का भी एक एग्जाम्पल था। केरला के अंदर एक क्लिफ है जो कि अरेबियन सी के पास में है, कोस्टल एरिया में है, जिसे वर्कला क्लिफ कहते हैं। बड़ा फेमस है, टूरिस्ट प्लेस था। और यहाँ पे कई इलीगल डॉक्यूमेंट वो बिल्डिंग्स डेवलपमेंट्स वगैरह की गई थी, जिसको अभी हटाया गया है। तो ऐसी कितनी सारी इंडिया में इतनी वैल्यूएबल साइट्स हैं जिसके ऊपर इस तरह का डैमेज होता रहता है, होटल्स बनने जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट डेफिनेटली इंडिया को करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक अपनी इन्वेंटरी डेवलप करनी चाहिए इंडिया में, आइडेंटिफाई करें ऐसी सभी साइट्स को जो कि जिनका जिनका एक जियो हेरिटेज एक पोटेंशियल होता है, उनको करें, एक प्रॉपर कानून लेके आए। तो ये बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स जो एक्ट है 2002, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं प्रॉपरली, जो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस, एक नया लॉ हमें प्रॉपर इसके लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वैसे ही हम लोग एक नेशनल जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। वो सब चीजें हमें डेफिनेटली करना चाहिए। तो यही है आज के पूरे आर्टिकल्स में। आई होप आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। आया है तो थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी करने के लिए, ताकि आपके लिए बेटर कंटेंट लेके आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो करना है आप कर सकते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड द डू व्हाट यू कैन। तो कंप्लेंट नहीं करनी है, जहां पे हो जो आपके पास है वहीं से स्टार्ट करें। सब लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं एंड देन यू अचीव द हाईएस्ट गोल। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।